हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। और इस वीडियो सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मोहम्मद गौरी को पढ़ लिया है अभी तक। और मोहम्मद गौरी के प्रथम जो 2 आक्रमण हुए हैं, पहला आक्रमण जो मुल्तान और सिंध क्षेत्र में हुआ, पंजाब क्षेत्र में हुआ। उसके बाद दूसरा आक्रमण जो अनिलवाड़ा और काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ, उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो पंजाब क्षेत्र में बाद में आक्रमण होता है। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में जो आक्रमण होता है वह बाद में होता है। तो जब मूलराज द्वितीय से मोहम्मद गौरी पराजित हो गया तो उसने अपना मार्ग बदल दिया और अब वह गोमल दर्रे को छोड़कर उसके उत्तर की तरफ जो खैबर पख्तूनवा दर्रा है इत्यादि है, वहां से आकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाया उसने। और आने वाले वर्षों में वो उधर से आकर और पंजाब के क्षेत्र में आक्रमण करता है। और पंजाब की राजधानी लाहौर के समीप पेशावर जो स्थित था, पेशावर स्थित है, उस पर उसने अपना आक्रमण किया। तो उस समय लाहौर यानी पंजाब क्षेत्र में गजनवी वंश का शासन था और गजनवी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। ठीक है, खुसरो मलिक था। तो इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मूलराज द्वितीय से पराजित होने के बाद, यानी मूलराज द्वितीय भारत में प्रथम शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और 1178 में या 79 में पराजित किया था मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को। तो इसके बाद इसने अपना मार्ग बदल दिया और यह जो है पंजाब क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, जो कि जो है मुल्तान के ऊपर सीमावर्ती राज्य था, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य था। तो उसने जो है 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर पर मोहम्मद गौरी ने। और उस समय पेशावर जो है किसके समीप था? तो लाहौर के समीप था, लाहौर। और लाहौर राजधानी थी किसकी? ठीक है, तो गजनबी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का था। खुसरो मलिक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर के समीप स्थित पेशावर पर उसने आक्रमण किया 1179 ईस्वी में। और ये किसके अधीन आता था? ये पूरा था पंजाब के अधीन, पंजाब के। तो आप अगर लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय से पराजित होने के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपना मार्ग बदल दिया और जो भारत पर आक्रमण करने का मार्ग था उसने बदल दिया तथा 1179 ईस्वी में उसने पंजाब के क्षेत्र पेशावर पर आक्रमण किया, जो कि लाहौर के समीप था। उस समय लाहौर की राजधानी पंजाब की हुआ करती थी, नहीं, पंजाब की राजधानी लाहौर थी। और लाहौर पर या पंजाब पर गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। ठीक है, इस तरह से इसे आप याद कर सकते हैं। तो जब खुसरो मलिक और मोहम्मद गौरी का आमना सामना हुआ तो इसने क्या किया? खुसरो मलिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, युद्ध नहीं किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण में इसने कुछ बहुमूल्य उपहार दे दिए, बहुमूल्य उपहार। ठीक है, और साथ में अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में दे दिया मोहम्मद गौरी को। एक पुत्र को बंधक के रूप में, ठीक है, एक पुत्र को बंधक के रूप में दे दिया। ठीक है, बहुमूल्य उपहार देकर आत्मसमर्पण किया और एक पुत्र को बंधक के रूप में दे दिया। तो यह आत्मसमर्पण समझ लो कि यह एक प्रकार की संधि थी। ठीक है, उसने संधि कर लिया खुसरो मलिक ने जो है मोहम्मद गौरी से। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं।
तो जब वो लाहौर की तरफ बढ़ा था उसमें वर्ष था 1181 या 82 का, ठीक है। 1181-82 में वो जो है लाहौर की तरफ बढ़ा मोहम्मद गौरी, और खुसरो मलिक ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, संधि कर ली, और संधि जो है स्वीकार कर ली गई मोहम्मद गौरी द्वारा। और मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर या पंजाब पर उसी का अधिकार रहने दिया, लेकिन उसके कुछ क्षेत्रों को, जैसे पेशावर था, पेशावर को जीत लिया था, ठीक है, पेशावर को उसने जीत लिया था। उसके बाद जो है 1185-84 ईस्वी में, 84-85 ईस्वी में वो पुनः भारत की तरफ रुख करता है। इसके बाद ये गजनी लौट गया था। गजनी का ही वो निवासी था, और जिस क्षेत्र में इसका साम्राज्य था, राज्य था, उसको गजनी, और जहां पर ये इसकी राजधानी थी उसको गौर क्षेत्र कहते थे। तो 1184-85 में इसने फिर भारत पर आक्रमण किया, और लाहौर से होते हुए यह जो भारत के तटीय इलाके थे, यानी अरब सागर के तटीय इलाके, उन पर आक्रमण करता हुआ, उनको जीतता हुआ ये जो है बढ़ता गया, ठीक है, उनको जीतता रहा और आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद जब इस क्षेत्र को जीत लिया तो फिर यह गजनी की तरफ लौटा 1185 ईस्वी में ही। और जब ये गजनी की तरफ लौट रहा था, ठीक है, तभी इसने मार्ग में पड़ने वाले, जो कि पेशावर के समीप था, सियालकोट, ठीक है, सियालकोट में दुर्ग था, जो यानी सियालकोट दुर्ग के नाम से जाना जाता था, दुर्ग था, एक किला था सियालकोट किला, उसको जीत लिया। तथा वहां पर इसने एक आदेश दिया कि वहां पर सियालकोट की रक्षा के लिए एक रक्ष सेना की स्थापना की जाए, ठीक है। सियालकोट के दुर्ग की रक्षा के लिए इसने एक रक्ष सेना, या ऐसी सेना जो सियालकोट दुर्ग की रक्षा करे, उसकी स्थापना की जाए। तथा इसका जो सेना अधिकारी बनाया गया या सेनापति बनाया गया, इस रक्ष सेना का सेनापति बनाया गया, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हुसैन बिन खरमेल। हुसैन बिन खरमेल, हुसैन बिन खरमेल, ठीक है। हुसैन बिन खरमेल के नेतृत्व में इसने वहां अपना एक रक्ष सेना बनाई, जो कि सियालकोट, जो कि लाहौर और पेशावर के निकट ही थी, तो सियालकोट में इसने रक्ष सेना का निर्माण किया। इसका मतलब यह था कि हो सकता है भविष्य में जो खुसरो मलिक है, ठीक है, खुसरो है, उसकी मति फिर जाए और वह फिर से पेशावर और सियालकोट पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करे। इसलिए इसने मोहम्मद गौरी ने रक्ष सेना की वहां पर स्थापना कर दी थी, हुसैन बिन खारमेल के नेतृत्व में। आई बात समझ में? फिर जब ये वापस चला जाता है तो खुसरो मलिक, बड़ा चालाक व्यक्ति, खुसरो मलिक ने खोखरों से, यानी उसी क्षेत्र में खोखर रहते थे, तो खोखरों से इसने संधि कर ली। खोखर एक प्रकार की जो है जातियां होती थी जो काफी लड़ाकू, काफी बहादुर होती थी, तो खोखरों से संधि कर ली खुसरो मलिक ने। और खोखरों से संधि कर कर इसने योजना बनाई कि यह सियालकोट और पेशावर पे आक्रमण करके उसे अपने अधीन करेगा, ठीक है। किसने? तो खुसरो मलिक ने। खुसरो मलिक ने सियालकोट दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जो है खोखरों से संधि कर यह योजना बनाई थी। तो उस समय जो है सियालकोट किसके समीप है? तो आप जाएंगे देखेंगे उत्तर की तरफ, पाकिस्तान में उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो सियालकोट में जब ये योजना बना रहा था आक्रमण की, तो उस समय जम्मू कश्मीर का जो राजा था, जम्मू कश्मीर का राजा, उसका नाम था विजय देव। जम्मू कश्मीर का शासक था विजय देव, ठीक है। विजय देव था। एक नाम और उसका मिलता है चक्रदेव या चक्रदेव। चक्रदेव, तो विजय देव और चक्रदेव एक ही नाम है। तो विजय देव और खुसरो मलिक के बीच में, या चक्रदेव खुसरो मलिक के बीच में दुश्मनी थी, मित्रता नहीं थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो इसने संदेश भेज दिया मोहम्मद गौरी के पास कि ये जो है फिर से आक्रमण करने की नीति बना रहा है, ठीक है। ये कहानी है, बाकी जो ईयर वर्ष पूछा जाता है ये सब पहले हो चुका है, तो आप अगर इसको समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से कभी भूलेगा नहीं। तो जब विजय देव ने जो है मोहम्मद गौरी को भारत पर या
इस पर लाहौर पर पुनः आक्रमण करने के लिए बुलाया, ठीक है, तो खुसरो मलिक और जब उसका आमना सामना होता है 1186 ईस्वी में, ये घटना होती है 1186 ईस्वी में, ठीक है। तो 1186 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी और खुसरो मलिक का आमना सामना होता है, तो ये युद्ध किए बिना ही उसमें खोखर पराजित हो जाते हैं और खुसरो मलिक युद्ध किए बिना ही सैन्य शिविर से निकलकर उससे भेंट करने चला जाता है। किससे? मोहम्मद गौरी से। तो जब मोहम्मद गौरी से संधि करने ये चला जाता है तो कहता है कि मेरा धन ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन मोहम्मद गौरी नहीं मानता है और खुसरो मलिक को बंधक बना लेता है, बंधक, ठीक है। और इसे बंधक बनाकर एक वहां से बहुत दूर सुदूर भेज देता है, जो कि स्थान का नाम है, स्थान का जो नाम है वो गार्जिस्तान है या गार्गिस्तान है, गर्गिस्तान है, गर्गिस्तान। गर्गिस्तान वही क्षेत्र है जो आधुनिक जॉर्जिया कहलाता है, ठीक है। आधुनिक, ये दिख रहा है, ये आधुनिक जॉर्जिया कहलाता है, ठीक है, आधुनिक जॉर्जिया। आधुनिक जॉर्जिया कहलाता है ये, जो गर्गिस्तान है, ठीक है। जो जॉर्जिया है यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत आता है, यूरोपीय कंट्रीज के अंतर्गत, जो सीमा पर, एशिया और यूरोप के सीमा पर स्थित है। तो वहां पर ये भेज देता है बंधक बनाकर, और वहीं पर 1192 में इसकी हत्या हो जाती है। यानी खुसरो मलिक की मृत्यु कब होती है? 1192 ईस्वी में, ठीक है, इसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से इसका जीवन समाप्त हो गया। और लाहौर पर जो 1186 ईस्वी में आक्रमण किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा लाहौर पर, ठीक है, तो उस समय आप ये समझिए कि एक बहुत बड़े, इससे पहले साम्राज्य का पतन हो गया जो भारत की तरफ आया था, वो था गजनवी वंश। यानी गजनवी साम्राज्य का जो है पतन हो गया, पूरी तरह से सफाया हो गया भारत से, और एक अस्थाई नींव पड़ गई भारत में, ठीक है। एक अस्थाई नींव पड़ गई कब? 1186 ईस्वी में ही अस्थाई नींव पड़ गई, ठीक है। तो 1186 में अस्थाई नींव क्यों, कैसे पड़ी? तो जब जो है खुसरो मलिक मारा गया, उसके बाद, मतलब उससे पहले ही, जब खुसरो मलिक को बंधक बनाकर भेज दिया गया गार्गिस्तान, ठीक है, जो कि आधुनिक जॉर्जिया कहलाता है, तो ये पुनः, यानी मोहम्मद गौरी पुनः भारत के क्षेत्र से वापस जाना चाहता था। तो क्या किया इसने? एक मिनट। तो 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक को बंधक बनाने के बाद लाहौर पर प्रतिनिधि अपना नियुक्त कर देता है। जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है मोहम्मद गौरी लाहौर पर अपना प्रतिनिधि, उसका नाम रहता है अली करमज, अली करमज। और ये अली करमज कौन था? तो ये था गौरी का सिपाह सालार, सिपाह सालार था। और सिपाह सालार का मतलब होता है सेनापति, ठीक है, सेनापति। यानी लाहौर पर अपना इसने नियंत्रण किसके द्वारा रखा? तो अली करमज के द्वारा रखा। अली करमज को वहां का अपना सिपाह सालार नियुक्त कर देता है, ठीक है। और यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, लाहौर की न्याय व्यवस्था किसके हाथों में सौंपता है? तो न्याय व्यवस्था इसने सौंप दिया वहां पर सिराजुद्दीन नामक व्यक्ति को, सिराजुद्दीन, ठीक है, सिराजुद्दीन। हाँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, ठीक है, आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। तो इस तरह से 1186 ईस्वी में लाहौर को जीतने के बाद, वहां पर अपने एक सिपाह सालार की नियुक्ति करने के बाद, ठीक है, जो कि प्रशासक था वहां का अली करमज, और न्याय व्यवस्था सिराजुद्दीन के हाथों में देने के बाद ये पुनः कहां चला जाता है? गजनी लौट जाता है, पुनः ये गजनी लौट जाता है। फिर उसके बाद जो है आता है महत्वपूर्ण समय 1191 ईस्वी का, महत्वपूर्ण समय आता है 1191 ईस्वी का। अब ये 1191 ईस्वी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं तराइन का पहला युद्ध हुआ था,
तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन कौन आमने सामने आए थे, क्या कारण था कि यह तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक राजा थे जो कि अजमेर और दिल्ली के शासक थे। अजमेर प्लस दिल्ली पहले भी मैंने बताया, और जिनका नाम था शासक का पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इनको अन्य नामों से जाना जाता है राय पिथौड़ा, राय पिथौड़ा या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान काफी प्रतापी राजा थे, ये काफी प्रतापी राजा थे। तो इन्होंने एक भूल की हुई थी, आप भूल समझिए या कुछ और समझिए। ठीक है, तो इन्होंने उस समय के कन्नौज के शासक जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता, ठीक है, इनकी पुत्री रहती है संयोगिता, उसका ये अपहरण कर लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, और इससे अपहरण करने के बाद अपहरण कर विवाह कर लेते हैं जबरदस्ती। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर उसका विवाह कर लिया। तो इससे जयचंद बड़ा क्षुब्ध होता है क्योंकि उसकी भी जगहसाई होती है, काफी प्रतापी शासक ये भी था। तो जयचंद की बड़ी जगहसाई होती है, तो इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को जो है बुलाया और कहा आप दिल्ली तथा अजमेर पर भी आक्रमण करो, वहां भी विजय प्राप्त करो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराना एकमात्र उद्देश्य था जयचंद का, क्योंकि ये खुद जो है उस राजा से पार नहीं पा रहा था। ठीक, तो इससे पहले जब जो है 1191 के पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, तो इसमें जो भारतीय राजपूत राजा थे उनका आमना सामना डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान से नहीं हुआ, केवल भीम द्वितीय से हुआ या मूलराज द्वितीय से हुआ, जो कि अल्हिनवाड़ा और कच्छ मतलब काठियावाड़ के शासक थे। ठीक है, जो चालुक्य वंशीय शासक थे उन्हीं से हुआ था। तो पृथ्वीराज से जब इसका आमना सामना हुआ तो इसमें पृथ्वीराज से युद्ध करते समय गौरी हार गया, गौरी की पराजय हुई, और पराजय हुई तो यह किसी तरह से अपनी जान बचाकर गजनी लौट गया। ठीक है, और गजनी लौट गया तो ये गजनी जब लौटा तो वहीं पर इसने 1 वर्ष बढ़िया से तैयारी की। फिर से जब पुनः 1 वर्ष तैयारी की इसने, ठीक है, तो फिर ये वापस आता है 1192 ईस्वी में, जिसको कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक, तराइन का दूसरा युद्ध। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में होता है। ठीक है, और 1192 ईस्वी में भी जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है वह भी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। ठीक है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, हार जाता है, और गौरी जीत जाता है। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था, सत्ता था, वो कमजोर हो गया हारने के बाद। इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि गौरी के सिक्कों पर कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं इसके अपने समय के, ठीक है, सिक्के प्राप्त हुए हैं जिस पर एक तरफ जो है श्री मतलब मोहम्मद गौरी का नाम खुदा हुआ है, मोहम्मद गौरी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसने मोहम्मद गौरी की अधीनता, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासु लिखा है, तो उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज को बंधक बनाकर अंधा करके गजनी ले जाया गया, और गजनी में ही इन्होंने जो है शब्दभेदी बाण चलाए, और उस शब्दभेदी बाण से गौरी की मृत्यु हो गई, बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासु में कुछ और मिलता है। और जबकि इसके समय के जो मोहम्मद गौरी के समय के जो इतिहासकार थे, जिनका नाम था हसन निजामी, यानी हसन निजामी जो लेखक थे, उन्होंने बताया कि मोहम्मद गौरी की अधीनता पृथ्वीराज
ने स्वीकार कर ली थी और इनको शासन दे दिया गया था कि तुम शासन करो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है तृतीय युद्ध समाप्त हो गया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद जो इनका साम्राज्य था इनके पुत्र को दे दिया गया। गौरी ने ही इनके पुत्र को उस गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक, अजमेर में जो है गौरी ने इनके पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो 1186 में लाहौर पर अधिकार करने के बाद, ठीक है, लाहौर पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी और भारत की तरफ बढ़ता है और तारबिंद यानी भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। भटिंडा पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी ने वहां की सत्ता यानी वहां पर अपना एक प्रशासक नियुक्त करता है, सेनापति नियुक्त करता है जिसका नाम था मलिक जियाउद्दीन। मलिक जियाउद्दीन को यहाँ का जो है प्रशासक बना देता है, यहाँ का सेनापति बना देता है। तो ये जो भटिंडा था, तारबिंद था, यह पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की सीमावर्ती से सटा हुआ क्षेत्र था भटिंडा तारबिंद। ठीक है, तो सीमावर्ती पृथ्वीराज चौहान की सीमावर्ती से सटा होने के कारण पृथ्वीराज चौहान को यह डर लगा रहता था कि कहीं इसी तरह से साम्राज्य का विस्तार करते करते मोहम्मद गौरी हमारी सीमा में प्रवेश न कर जाए, हमको भी न हरा दे। तो इसीलिए मोहम्मद गौरी के इस सेना को हराने के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने एक जो है उपाय सोचा और जितने भी उस समय के राजपूत राजा थे सबको एक साथ लिया और सबको साथ लेकर, ठीक है, भटिंडा की तरफ ये बढ़ने लगा, भटिंडा की तरफ बढ़ने लगा। तब तक मोहम्मद गौरी को इस बात का पता लग चुका था। तो वह आया और 1191 ईस्वी में तराइन के क्षेत्र, तो ये जो तराइन जो क्षेत्र है वो भटिंडा के समीप ही है और यहाँ पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। इस तरह से पृथ्वीराज द्वितीय दूसरे भारतीय राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय है, तृतीय दूसरे ऐसे राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध में या 1191 ईस्वी के तराइन के युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी जब पराजित हो गया तो वहां से भाग निकला, गजनी की तरफ कूच कर गया और जो है भटिंडा दुर्ग पर जो शासन कर रहा था उस समय मालिक था, उसका रक्षक था जिसका नाम था मलिक जियाउद्दीन। तो मलिक जियाउद्दीन ने 13 महीने तक दुर्ग की रक्षा करने का प्रयास किया लेकिन अंत में सफल नहीं हो पाया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से 13 माह बाद पृथ्वीराज तृतीय ने भटिंडा के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इस युद्ध से बहुत ही चढ़ा हुआ था, इस युद्ध से बहुत चढ़ा हुआ था मोहम्मद गौरी। वह गया और साल भर तक तैयारी की उसने, अपने आप को बहुत तपाया, कुछ खाया पिया नहीं, पानी पीना छोड़ दिया, बहुत कम सोच में हमेशा डूबा रहता था और नई नई युक्तियां बनाता था और उन युक्तियों को लेकर ये पुनः आक्रमण करता है और मतलब पुनः भारत की तरफ कूच करता है और जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होने वाला है उस समय 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय, यानी वहां से निकलकर यानी गजनी से आता है और तराइन में ही अपना डेरा डाल देता, उससे आगे नहीं बढ़ता। कहता है कि मैं यहीं हारा हूं, यहीं हराऊंगा। ठीक है, उसका लक्ष्य था कि मैं यहीं से हार कर गया हूं और मुझे यहीं हराना है पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जो विजय हुई हैं तराइन के युद्ध के बाद, फिर मोहम्मद गौरी की मृत्यु और फिर दिल्ली सल्तनत का आगाज हम लोग जो है अगले अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही हो कि हाँ कुछ आज की क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। और मेरा प्रयास है कि मैं आपको फैक्ट के साथ साथ उसकी कहानी बताता चलूं ताकि आप जब भी आगे परीक्षा में बैठें पढ़ें तो उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे यही आशा करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।